आज जिस महाविद्यालय हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे लोग हमारी समाज के, हमारी कम्युनिटी के यहाँ होंगे, लेकिन सजग कितने, जागरूक कितने। शायद बहुत सारे का हाल ये है कि किताबों तक ही सीमित है। जब हम लोग ये सब पढ़ते हैं तो हमारे विचार हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं आज जयपाल मुंडा जी की वजह से मिले हैं, बाबा साहब की वजह से मिले हैं। इन अधिकारों की वजह से आज मैं भी विधायक हूँ। मेरे जैसे कितने विधायक ऐसे हैं जो आज जयपाल मुंडा की जयंती मना रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि इनके अधिकारों से, इनके नाम से सर्टिफिकेट लेकर चुनाव तो लड़ लेते हैं, लेकिन बोलता कब है, कौन है। कहीं न कहीं लोगों को कोई न कोई हाईजैक कर रखा है या इनके ऊपर किसी न किसी का नियंत्रण है। आज हम लोग इस सोचते हैं कि उस दौर में जब मनुवादी स्थिति हावी थी, कई लोग हमारे लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी, फिर भी ऐसे लोगों ने हमारे समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी। आज जब मैं इनके बारे में भी पढ़ता हूँ तो उस दौर में महिलाओं को पढ़ने से रोका जाता था। उस दौर के अंदर इन्होंने इनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, सब कुछ था, फिर भी महात्मा ज्योतिराव फूले जिनका नाम लेते हैं, वो महात्मा भी बने थे तो इनकी वजह से बने थे, इनकी वजह से महात्मा कहलाए। उस दौर में महिलाओं के लिए, बहन बेटी के लिए, शिक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ी उन्होंने, क्या आज महिलाएं उस बात के लिए सजग हैं? और कितनी महिलाएं, माता बहनें इस बात को समझकर आज इनके साथ लड़ रहे हैं। वो दौर एक अलग था जब जयपाल मुंडा ने हमको अधिकार दिलाए थे, लेकिन उस वक्त संसाधन और सुविधाओं का अभाव था, शिक्षा की कमी थी, फिर भी कुछ लोग लड़ रहे थे अपने अधिकारों के प्रति। और आज ये दौर है जिसमें पढ़े लिखे नौजवान बहुत हैं, फिर भी अपने अधिकारों और अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों और अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। आज जिस सरकारें आई हैं, इस दिल्ली के अंदर बैठी बहरी और गूंगी सरकारों को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर बैठ के कोई फरमान जारी करते हैं, उस फरमान का असर गाँव में बैठे लोगों पर कितना बुरा पड़ता है। सरकारें चाहे कोई भी रही हो, सरकारें कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, लेकिन हमेशा सवाल ये है कि आदिवासी दलितों पर ही अत्याचार क्यों होता है और अत्याचार निरंतर बढ़ता ही क्यों जाता है। आज सरकारें दोनों ही रही हो और इस दिल्ली के दूर बैठे कोने में आप सब पढ़ रहे हो, इस यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको तो यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा संभव है। यहाँ पर अगर कोई चुनाव होता है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग अलग लड़ती है और एक दूसरे की बुराइयां करती है। हम जिस इलाके से चुनाव लड़े हैं, जहाँ से जीते हैं, वहाँ पर दोनों पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ती है। लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम हमारे इलाके के आदिवासी लोग और वहाँ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और आज हम लोगों का कर्तव्य है कि जिन आवाज़ को, जिनके दम पर आज उनके अधिकारों की वजह से हम विधायक बने हैं, तो हम उस समाज की आवाज़ को विधानसभा में जाकर रखें, जहाँ से हमारी आवाज़ को सरकार, अंधी बहरी गूंगी सरकारें सुन सके। और आप लोगों से भी ये निवेदन और आह्वान है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे जो सोए हुए और जो नींद में सोए हुए हैं उनको जगाएं, उनको ये याद दिलाएं कि आप किसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आप मुझे यकीन है आपने इस बात को समझा है, तभी जो जिसके जहन में विचारधारा है वो यहाँ पर खड़ा है। मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि आज देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है, दुनिया विकसित भारत के नाम पर ये पार्टियां रैलियां निकाल रही है, लेकिन दूसरी ओर इस 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है इस देश का मालिक आदिवासी है। वही आदिवासी जो इस देश का मालिक है और दर दर की ठोकरें खा रहा है, मजदूर बन गया है, आए दिन पलायन होता है। इन गाँवों के अंदर छोटी से छोटी समस्याओं पर धक्का मुक्की बाहर निकाला जाता है। और इस आदिवासी के साथ में उनके जो जल जंगल जमीन है, जो उनकी संस्कृति उनसे जुड़ी हुई है, उनका मूल बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज उनसे जुड़ा हुआ है, उनसे छीना जा रहा है। और आज उन जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। जो लोग यहाँ बैठे शहरों में कहते हैं हम जीव प्रेमी हैं, जो लोग सड़कों पर उतरते गाय की रक्षा के लिए, वो लोग जब इंसान मरता है तब कहाँ गायब होते हैं, उनके संगठन कहाँ सोए रहते हैं। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आज जो लोग यहाँ पर बड़े बड़े 2-4 कैंडल मार्च करके धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, जब पूरे देश के अंदर इस प्रकृति को बचाने के लिए, संसाधन को बचाने के लिए, इस वातावरण और पर्यावरण को बचाने के लिए जो आदिवासी जिंदा है, वो आदिवासी एक तरफ से अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ रहा है, दूसरी तरफ अपने
अपने पहचान के लिए लड़ रहा है और तीसरी तरफ से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और अपने संसाधनों को बचाने के लिए लड़ रहा है, वहाँ पर सरकारें ऐसी नीतियाँ बनाती हैं। असल में तो सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों का सिर्फ और सिर्फ विनाश करती है और सरकारें आज भी वहाँ पर ऐसा दमन करती है। जो विरोध में बोला उसको नक्सलवादी कहा दिया, विरोध में बोला उसके दमनकारी नीति के तहत उसको जेल में ठूस दिया, विरोध की उठती आवाज़ को वहीं पर दफन कर दिया जाता है। और जो विरोध करने वाले गिने चुने जागरूक 2 या 5 लोग होंगे, बाकी लोग शिक्षा से वंचित है। दुनिया और भारत हम लोग यहाँ पे टीवी में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं कि भारत विकसित भारत है, चंद्रमा पर पहुंच गया, वहां पर पहुंच गया, लेकिन एक तरफ आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। जहां आज भी ऐसे ऐसे गांव मिलेंगे जहां पर अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, बच्चा सुबह उठते ही गाय भैंस बकरियां चराने जाता है। आज भी ऐसे भारत में ऐसे आदिवासी इलाके हैं जहां पर कोई बीमार हो जाता है तो 2-2, 3-3 किलोमीटर घाट पर उठा कर ले जाया जाता है। पानी के लिए 5-5, 10-10 किलोमीटर तक भटकना पड़ता है। आज भी ऐसे मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं जहां विकसित भारत या अखबारों और टीवी में नजर आता है, लेकिन आज जहाँ धरातल पर आके देखो कि आदिवासी इलाकों के अंदर तो आदिवासियों में बहुत सारे विकास के नाम पर सिर्फ ठगा किया है। कभी विकास के नाम पर डैम बना देते हैं तो आदिवासी को हटाते हैं, कभी विकास के नाम पर हसदेव जैसे जंगलों को उजाड़ कर उनके अस्तित्व को ठेस पहुंचाते हैं, जीवों को मारते हैं। और विकास के नाम पर कभी कभी मेट्रो ट्रेन लेके जाते हैं तो हजारों कोऑपरेटर वो उनकी जमीनें छीन के जाते हैं। ये सरकारें चाहे कोई भी रही हो, मैं जितना गुनहगार पक्ष की सरकार को मानता हूँ उतना ही गुनहगार विपक्ष की सरकार को मानता हूँ। इस बात के लिए मानता हूँ जब मणिपुर जैसी घटना होती है तो विपक्ष भी खामोश रहता है, जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार दलितों पर पेशाब करती है तब भी सरकारें खामोश रहती है। आज इस तरह की घटना होने के बाद में पक्ष जितना खामोश रहता है, जितना गुनहगार है, विपक्ष उसकी भूमिका में इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। मैं मेरे क्षेत्र की दरियावद विधानसभा की जनता को धन्यवाद देता हूं, वहां के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि मुझे विधायक बनाया है। उनकी आवाज़ को मेरे माध्यम से विधानसभा में रखूंगा और आप सब यदि मेरा सहयोग चाहोगे, जब भी बोलोगे तो विधानसभा के अंदर हम इस देश की आवाज़ को भी उठाएंगे और रखेंगे।